नमस्कार दोस्तों, हम ब्रिटिश औद्योगिक नीतियां पढ़ रहे थे और आज हम देखेंगे अभी कृषि का वाणिज्यीकरण। ठीक है, तो कृषि का वाणिज्यीकरण बेसिकली क्या था, इस पर हम बात चल रही थी और इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। स्पेलिंग गलत आ गई है। कॉमर्शलाइजेशन। ठीक है, तो अवधारणा में लिखूं उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। देखिए, खेती मूल रूप से हम देखते हैं तो दो बड़े प्रकार, इसके दो बड़े प्रकार है। पहला प्रकार है जीविका निर्वाह। जब व्यक्ति खेती इसलिए करता है कि उसका जीवन यापन होता रहे, उसका पैसे कमाने का उद्देश्य नहीं होता, बस ये है कि उसको अनाज मिलता रहे, साल भर खरीदना ना पड़े। ऐसी खेती को हम जीविका निर्वाह खेती करते हैं। जब व्यक्ति आत्मनिर्भर रहता, बस उसको बाजार से अनाज लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरी खेती होती वाणिज्यिक कृषि, जिसमें क्या होता है, ऐसी फसलें पैदा की जाती जिसको मार्केट में बेच के वो धन कमा सके, जैसे कपास, चाय, रेशम, कॉफ़ी, अफीम, जूट, गन्ना, नील। ये सारी कृषि जो है ना, ये पैसा तो दे देती है लेकिन पेट नहीं भर पाती। तो ऐसी खेती को हम कहते हैं वाणिज्यिक कृषि। जब खाद्यान्न फसलों के स्थान पे अगर वाणिज्यिक फसलें पैदा करनी शुरू कर दी जाए तो उस प्रक्रिया को हम कृषि का वाणिज्यीकरण कहते हैं। अब ये तो बात होगी अवधारणा। अब कारण क्या थे? इसके पीछे दो कारण थे। पहला कारण ये था कि इन्होंने टैक्स इतने बढ़ा दिए ब्रिटिशर्स ने, और टैक्स भी नकद रूप में लेने शुरू कर दिए। तो इसका परिणाम ये हुआ कि किसान खाद्यान्न जीविका निर्वाह से वो टैक्स भर नहीं पाता था। तो उसने सोचा कि क्यों ना या तो खेती छोड़ दे या फिर वाणिज्यिक कृषि करते हैं, ताकि इसको बेच के हम टैक्स चुका पाएंगे। तो कृषि की वाणिज्यीकरण के पीछे सबसे बड़ा कारण था अत्यधिक करों की दरें। और ये करों की दरें अत्यधिक क्यों की गई थी? ये सिर्फ इसलिए की गई थी ताकि वे लोग अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल भारत से प्राप्त कर सकें। अब अफीम था तो चीन से बेच के चीन से चाय वगैरह ले जाते थे। नील था तो पूरे यूरोप के मार्केट में नील का प्रयोग होता था। रेशम, जूट वगैरह, ये सारी चीज़ें, ये सब ऐसी चीज़ें थी जो ब्रिटिश उद्योगों के लिए रॉ मटेरियल थी। तो ये कहीं न कहीं विऔद्योगिकरण का हिस्सा था। तो औद्योगिक क्रांति में उद्योगों को रॉ मटेरियल भारत से चाहिए। रॉ मटेरियल खेती से आता है, और इसी वजह से इन्होंने ये कार्य करके और कृषि का वाणिज्यीकरण मजबूरन करवाया ताकि उनके उद्योगों को कच्चा माल मिल सके। कारण था। प्रभाव क्या निकला? सबसे बड़ा परिणाम ये निकला, दो परिणाम निकले। एक तो दास प्रथा बढ़ गई। क्यों? क्योंकि कृषि के वाणिज्यीकरण से भी पैसे नहीं उतरते थे, तो वो जमींदारों से या अंग्रेजों से उधार लेते थे और जिंदगी भर ब्याज भरते थे, ब्याज दे नहीं पाते थे, जिंदगी भर दासत्व में जिंदगी गुजरती थी। और दूसरा, भयंकर अकाल पड़े। अकाल पड़ने का मतलब ये था कृत्रिम अकाल, प्राकृतिक अकाल नहीं, कृत्रिम अकाल। प्राकृतिक अकाल तो वर्षा नहीं आने के कारण होता है या अतिवृष्टि अनावृष्टि के कारण होता है। कृत्रिम अकाल होता है सरकारी नीतियों के कारण। जब अनाज का संकट आ जाता है, खाद्यान्न संकट आएगा ही। जब कृषि के अंदर वाणिज्यिक फसलें पैदा की जाएगी तो खाद्यान्न कहां से आएगा? खाद्यान्न इतने महंगे हो गए कि लोगों के पास में धन टैक्स देने का भी नहीं था, तो खरीद के क्या खाएंगे? भूखमरी, कुपोषण और जितने भी आप मृत्यु, इसे अकाल बोलते हैं। ऐसी स्थितियां पैदा हो गई, ये इसके परिणाम थे। तो तीनों चीजों को हम लिख लेते हैं। अवधारणा सबसे पहले, खाद्यान्न फसलों के स्थान पर जब खाद्यान्न फसलों के स्थान पर जब वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन आरंभ किया जाए तो उसे कृषि का
वाणिज्यीकरण कहते हैं। ठीक है, कृषि का वाणिज्यीकरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं इसकी एक परिभाषा लिख लेता हूं वाणिज्यीकरण की, इसकी वाणिज्यिक फसलों की। ठीक है, ऐसी फसलें जिनका उपयोग उद्योगों में कच्चे माल के लिए होता हो, जिनको बेचकर धनार्जन किया जा सके, ऐसी व्यावसायिक उद्देश्यों वाली फसलें वाणिज्यिक फसलें कहलाती है। जैसे नील, जूट, रेशम, चाय, अफीम, है ना, और भी आपको कोई नाम याद आए, बस ध्यान रखना खाने वाली ना हो। ये ऐसी वस्तुएं हैं जिनको बेच के पैसा कमाया जा सकता था, बल्कि इनको खाया नहीं जा सकता। ये खाद्यान्न फसलें नहीं है। जब हम खाद्यान्न फसलों के स्थान पे ये फसलें उत्पादित करें तो निश्चित तौर पे हम इसको क्या कहते हैं, कृषि का वाणिज्यिकरण कहते हैं। जब कृषि जो है वो वाणिज्यिक फसलों की हो रही हो तो वो कृषि का वाणिज्यिकरण कहलाता है। ठीक है, कपास भी लिख लेते हैं, छोड़े किस लिए। ठीक है, तो ये सारी जो फसलें हैं, ये कौन सी फसलें हैं, ये वाणिज्यिक फसलें हैं विद्यार्थियों। ठीक है, इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास में ध्यान रखने के अलावा। ठीक है, तो इन फसलों को हम क्या कहते हैं, वाणिज्यिक फसलें कहते हैं। अब बात ही आती है आगे, देखिए क्या हुआ, वाणिज्यिक फसलें कहते हैं। भारत में, या यूं कहिए कि ब्रिटेन के उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु ब्रिटिश नीतियों के परिणाम स्वरूप भारत में यह स्थिति उत्पन्न हुई। ठीक है, तो इस स्थिति के पीछे मेन कारण कौन था, मेन ब्रिटिशर्स थे। उनका एक ही उद्देश्य था कि वो अपने कच्चे माल के लिए, उद्योगों के कच्चे माल के लिए
भारत के किसानों को वाणिज्यिक खेती के लिए मजबूर करें, और कोई इनका इंटेंशन यहाँ पे और नहीं था। ठीक है, एक मिनट आप लिख लो इसको, मैं फिर अवधारणा पूरी हो गई, मैं कारण लिखता हूँ। ठीक है, कारण क्या था? कारण तो मैंने लिख ही लिया है, फिर भी एक बार और लिख लेते हैं कि इसके पीछे मेन कारण क्या था। औद्योगिक क्रांति के दौरान औद्योगिक क्रांति के दौरान स्थापित उद्योगों हेतु कच्चे माल की आपूर्ति अब देखो, इस करने के लिए उन्होंने ये क्या किया, इस हेतु किसानों पर अत्यधिक कर लगाए तथा कर भुगतान नकद में देने की मांग करी। दबाव डाला गया। अब जब ये स्थिति आई तो किसान के पास में दो ही ऑप्शन थे, या तो वो खेती छोड़ दे या फिर वो आपके वाणिज्यिक फसलें लगा ले, और कोई ऑप्शन नहीं था। इस स्थिति में क्या हुआ, इस स्थिति में किसानों ने वाणिज्यिक फसलें का उत्पादन आरंभ किया। ताकि बढ़ा हुआ राजस्व नकद में चुका सके। अब मेन कारण यही था इसका। ठीक है, और जब ये स्थिति आई तो क्या हुआ, तो वाणिज्यिक उत्पादन बढ़ा। क्या हुआ, वाणिज्यिक उत्पादन बढ़ा। और इसका परिणाम क्या निकला वो तो बाद में देखते हैं, लेकिन इनकी औद्योगिक क्रांति की जो ज़रूरतें थी वो सारी इनकी कच्चे माल की आपूर्ति इस बढ़े हुए वाणिज्यिक उत्पादन से क्या हो गया था, पूरी हो गई थी। ये इसका मेन कारण एक ही था कि ये इस प्रोसेस को समझ लोगे बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, कारण ये थे। अब बात आती है कि इसके प्रभाव क्या पड़े, परिणाम क्या निकले। परिणाम क्या निकले, अगर प्रभाव की बात करें तो सबसे पहला जो प्रभाव पड़ा विद्यार्थियों वो पड़ा आपके अकाल। ठीक है, अकाल कैसे, तो देखिए हुआ क्या, खाद्यान्न संकट आ गया। सीधी सी बात है, खाद्यान्न संकट आना ही था। जब वाणिज्यिक फसलों की खेती होगी तो खाद्यान्न फसलें कम हो गई, खाद्यान्न संकट आ गया। और क्या हुआ, खाद्यान्न महंगे हो गए, लोगों के पास में पैसे नहीं थे।
खाद्यान्न महंगे, इससे क्या हुआ, भूखमरी, कुपोषण, और ये क्या बना, भयंकर अकालों के कारण बने, मानवीय अकाल जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो भयंकर अकाल का मतलब क्या होता है, जब खाद्यान्न ना हो खाने के लिए तो उसे हम क्या कहते हैं, विनाशकारी अकाल बोलते हैं। और ऐसे कई सारे अकाल इस काल में देखने को मिले। मैं बताऊं, 1866 के अंदर उड़ीसा में अकाल आया, 10 लाख लोग मारे गए। 1866 का उड़ीसा अकाल, अकाल 10 लाख लोग मारे गए थे। ठीक है, और ये तो एक महज एक एग्जाम्पल है विद्यार्थियों। इसके अलावा अगर अपन देखें तो दक्षिणी भारत पूरे में और स्पेशली उत्तरी भारत में भी आया था। 1876 से 1878 के बीच में का ग्रेट इंडियन फेमाइन जिसे हम कहते हैं, महान भारतीय अकाल, इससे विनाशकारी अकाल भारत में कभी नहीं आया था। और इसकी अगर अपन बात करें तो 50 लाख लोग मारे गए। ये कोई छोटा मोटा अकाल नहीं था। 50 लाख की तादाद बहुत बड़ी तादाद होती है। मद्रास पूरा इलाका, बम्बई पूरा, और बम्बई के साथ में गुजरात वगैरह सब आ जाता है। तो साउथ इंडिया जो है, इवन पंजाब के क्षेत्रों तक इस अकाल का प्रभाव जो है वो देखने को मिला था। तो मद्रास, बम्बई हो गया, और हैदराबाद का इलाका आ जाएगा, मैसूर का इलाका और पंजाब का इलाका, इन सारे क्षेत्रों में ये अकाल का प्रसार रहा था। ग्रेट इंडियन फेमाइन बोलते हैं। भारत का आज तक का सबसे विनाशकारी अकाल है ये। ठीक है, आज तक का भारतीय इतिहास का विनाशकारी अकाल। ये अकाल प्राकृतिक नहीं थे विद्यार्थियों, ये अकाल मानवीय अकाल थे। ब्रिटिश नीतियों के कारण उत्पन्न हुए थे, जिसमें करोड़ों लोग जो है भूख से मर गए थे, जिनको 2 टाइम को खाने का भोजन तक है वो नसीब नहीं हुआ था। इस कारण हम देखते हैं कि 1890 नहीं कहेंगे, हम थोड़ा सा पीछे आते हैं। 1890 का जो अकाल था, इसके बाद का अकाल 1890 से लेकर 1947 के मध्य का काल के मध्य का काल कृषि स्थिरता का काल कहा जाता है, जब कृषि में कोई सुधार नहीं हुआ था। काल, ठीक है। और इस स्थिति में आप समझ सकते हो कि कृषि के वाणिज्यीकरण से जितना नुकसान हुआ, इतना और किसी नीति से नुकसान नहीं हुआ था। ठीक है, ये बात थी यहाँ पे। ये डैनियल थॉर्नर का स्टेटमेंट है। और एक बिंदु मैं और बताना चाहूँगा कि इन सारी स्थितियों का अध्ययन करने के लिए एक आयोग भी बैठा था। ठीक है, एक आयोग भी बैठा इन सारी स्थितियों का अध्ययन करने के लिए। और इस आयोग को अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो इस आयोग का नाम था रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर। कृषि पर गठित शाही आयोग हम इसको कहते हैं। तो लिन लिथगो की अध्यक्षता में शाही आयोग गठित किया, और इसने भी इस दुर्दशा का वर्णन जो है वो किया है यहाँ पे। 1926 में लिन लिथगो की अध्यक्षता में गठित किया गया।
शाही आयोग इसलिए कहते हैं कि महारानी द्वारा गठित शाही आयोग, ठीक है। और 1928 में इसने रिपोर्ट दी, ठीक है, रिपोर्ट दी और दरिद्रता व अकाल की स्थिति बताई कि स्थिति का विवरण दिया है, ठीक है। रिपोर्ट 1928 में आई थी और कमेटी 1926 की, ध्यान रखना किताबों ने सभी जगह 1928 ही लिखा है, ठीक है, बट कमेटी 1926 में गठित हो गई थी। तो अब आप समझ सकते हो कि अकाल ये इस पूरी की पूरी नीति का हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा प्रभाव था। दूसरा जो प्रभाव बना वो बना बंधुआ मजदूरी, क्योंकि अब जब आपके खाद्यान्न से पैसे नहीं चुकाए जा रहे थे तो वाणिज्यीकरण किया। अब वाणिज्यिक फसलों से भी जब पैसे नहीं चुकाए गए तो इन्होंने महाजनों से उधार लिए। उधारी का ब्याज तो कैसे चुकाएंगे, तब इन्होंने बंधुआ मजदूर बना दिया गया। जीवन भर वो ब्याज के एवज में वो जीवन भर उन लोगों की सेवा करते थे। ठीक है, सॉरी, एक मिनट इसको लिख लो आप। दूसरा प्रभाव क्या पड़ा, बंधुआ मजदूरी। वैसे ये प्रभाव विऔद्योगिकरण के भी हैं, ये प्रभाव हर आर्थिक नीति के हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जैसे धन निष्कासन आएगा तब भी उसमें कहीं न कहीं जुड़ जाता है, विऔद्योगिकरण में भी जुड़ जाता है, हर जगह ये जुड़ जाते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था में सारे फैक्टर एक दूसरे से बहुत क्लोजली जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो बंधुआ मजदूरी में क्या मैटर था देखते हैं। तो हुआ क्या, देखिए, अत्यधिक करों के कारण किसान मजदूर कई तो कृषि छोड़ चुके थे। अब कृषि छोड़ चुके थे क्योंकि खाद्यान्न से कुछ मिल नहीं रहा है, वाणिज्यिक फसलों से भी पेट तो भर नहीं रहा है, इससे अच्छा है कृषि छोड़ दो, मजदूरी करो। और वो फिर जिंदगी भर के लिए तबाह हो गए। किसान मजदूर महाजन वो होते हैं जो उधार में पैसे देते हैं, के ऋणों व उसके ब्याज तले दब गए। तथा आजीवन ऋणों की एवज में बंद हो जाते थे। ये लोग बंधुआ मजदूर बन गए, बना दिए गए। बनता तो कौन है, बना दिए गए, ठीक है। अब इसके कई सारे उदाहरण मैं बताता हूँ। जैसे कम्युनिटी प्रथा, बिहार और बंगाल में कम्युनिटी प्रथा आई। जैसे मैं कुछ नाम लिखता हूँ यहाँ पे, आपको समझ में आ जाएगा। कम्युनिटी प्रथा बंगाल व बिहार के अंदर कुर्मी जाति के लोगों को हाड़ी बनाया गया था। बिहार में कुर्मी जाति के लोगों को ऋण ब्याज के एवज में
हाली बना दिया गया। हाली मतलब मजदूरी एक टाइप से। ठीक है। इसके अलावा अगर अपन और नाम लें तो सूरत में दुबला हाली प्रथा भी थी। सूरत में दुबला हाली प्रथा। ठीक है। और तमिलनाडु में पनियल प्रथा। तमिलनाडु में पनियल, ये सब हाड़ी प्रथा थी। और वैसे तीन कठिया प्रथा थी, ये हाड़ी तो नहीं थी लेकिन ये भी इसका परिणाम ही थी। तीन कठिया प्रथा, तीन कठिया हाड़ी प्रथा नहीं थी, बस लिखा यहाँ पे, इसका मतलब ये मत समझना कि हाड़ी प्रथा थी। तीन कठिया में क्या था कि 20 कट्ठों में से, कट्ठा क्या था, भूमि को मापने की इकाई थी, उस 20 कट्ठों में से 3 कट्ठों पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। ये 3 कठिया कहलाता है। मैंने चंपारण में आपको समझाया है। ठीक है। तो 20 में से 3 कट्ठों पर, प्रति 20 में से 3 कट्ठों पर नील की खेती अनिवार्य की। इसे 3 कठिया कहते हैं। नील दर्पण में इसके ऊपर खूब लिखा हुआ है। और आपको पता होगा कि जब चोरी चोरा का जो कांड हुआ वो छोड़िए, उससे पहले जो चंपारण की घटना हुई उसमें इसी 3 कठिया प्रथा के एग्रीमेंट से किसानों को मुक्त करवाना था, वो मैंने बात वहाँ बताई है। तो ये सारी समस्याएं जो है ये उत्पन्न हुई इसके परिणाम स्वरूप। और एक प्रभाव लास्ट में और देखेंगे कि वाणिज्यिक जो खेती थी, तीसरा प्रभाव, वाणिज्यिक कृषि पर सरकारी नियंत्रण बढ़ता गया। ठीक है, सरकारी नियंत्रण बढ़ता गया। और आपको पता होगा कि चाय वगैरह के जो बागान थे ये कंप्लीटली अंग्रेजों ने ले लिए थे। ठीक है ना। देखिए, चाय व कॉफी के बागान पूर्ण रूप से सरकारी नियंत्रण में थे। चाय व कॉफी के बागान, टी गार्डन आप कह सकते हो, पूर्ण रूप से अंग्रेजों के नियंत्रण में थे। और फिर आगे धीरे धीरे इन्होंने बाकी उद्योगों को भी अपने नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया था। चाय से इनको बहुत ज़्यादा फायदा होता था। चाय को ये लोग क्या करते थे, यूरोप के सारे देशों में बेचते थे ले जाके, और कई 100-200% फायदे में जाके बेचते थे। और चीन वाला मैटर तो आपको पता ही है। खैर, तो चीन को बेचते थे, चीन को चाय बेच के, अफीम बेच के चीन से भी चाय खरीदते थे। तो ये सारा कार्य ये लोग करते थे। ठीक है। तो चाय का मामला बड़ा अजीब था। इनको चाय की बात अगर हम करें ना, तो चाय अमेरिका में बिकती थी, यूरोप में बिकती थी, पूरी जगह पे बिकती थी चाय। और चीन से चाय खरीदने के लिए इन्होंने भारत में अफीम पैदा करवाते थे, अफीम को चीन में बेचते थे और वहाँ से चाय खरीद के आगे ट्रांसपोर्ट करते थे। और इस कारण अफीम, चीन के लोग अफीम के अफीमची हो गए थे, एक प्रकार से नशेड़ी हो गए थे। चीन ने इस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश भी की। तब ओपियम वार हुए थे, अफीम युद्ध हुए थे 2। ठीक है। तो कई सारी चीज़ें हुई थी यहाँ पे। तो चाय इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद था। 1813 में जब चार्टर आया तो चाय और चीन के साथ चाय का जो व्यापार था उसको छोड़ के बाकी सारे उसके एकाधिकार ख़त्म किए थे। और 33 में तो ये भी अधिकार ख़त्म कर दिया था उनका। तो चाय की अगर अपन बात करें ना, तो कुछ तथ्य है जो आपको ध्यान रखने चाहिए।
चाय की सबसे पहले भारत में कहाँ हो सकता है, इसकी बात 1823 में रॉबर्ट ब्रूस ने लगाई थी। 1823 में रॉबर्ट ब्रूस ने असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में चाय की एक झाड़ी कह सकते हो, पौधा कह सकते हो, झाड़ी की खोज की। और इसने पता लगाया कि भारत में चाय हो सकती है असम के इलाकों में। सबसे पहले इस व्यक्ति ने पता लगाया। पहले इनको यही लगता था कि केवल चीन में ही होती है चाय। उसके बाद में 1833 के अंदर 1833 टी गार्डन 37, ठीक है। उसके बाद में 1833 में जो चार्टर एक्ट आया, उसमें भारतीयों को, भारत में ब्रिटिशर्स को भूमि खरीदने का अधिकार दिया गया ताकि यहाँ पे ये टी गार्डन लगा सके, ठीक है। कितने मतलब कुटिल लोग थे ये लोग। फिर क्या हुआ, 1833 के चार्टर में ब्रिटिशर्स को भारत में भूमि खरीदने का अधिकार दिया ताकि ये लोग बागान लगा सकें। ताकि बागान लगा सके। ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ये अनुमति मिलने के बाद इन्होंने पहला बागान लगाया छबुआ के अंदर, असम में, ठीक है। 1837 को पहला बागान, पहला चाय बागान छबुआ में स्थापित किया। ठीक है। और इस बागान की चाय जो है पहली बार 1838 में जाके लंदन में बेची। इसकी चाय 1838 में लंदन में बेची। और फिर देखिए इंटरेस्टिंग बात, 1839 में चाय बागान 1839 में इन्होंने असम टी कंपनी की स्थापना की। ठीक है, असम चाय कंपनी की स्थापना की। स्थापना की। और ये सारे आंकड़े देखो सरकारी आंकड़े, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ये ऑथेंटिक आंकड़े, ऑथेंटिक मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ किताबों ने जो मैंने देखी सारे आंकड़े गलत हैं। ठीक है, तो फिर मुझे वापस चेक करने पड़े। असम की सरकार की वेबसाइट पे गया, असम की सरकार की वेबसाइट में भी मुझे 2 आंकड़े मिले। एक वेबसाइट में थोड़ा गलत आंकड़ा मिला, फिर दूसरी वेबसाइट पे मुझे सही आंकड़ा मिल गया। ठीक है, चाय कंपनी की स्थापना की जिसने 1840 में वाणिज्यिक कार्य शुरू किया। मतलब ये लोग क्या करते थे, बागानों से चाय खरीदना और इंग्लैंड में जाके बेचना। ठीक है, तो ये कार्य
1940 से स्टार्ट कर दिया गया। और फिर असम, आज भी दार्जिलिंग असम की जो चाय है वो आज भी यूँ कहिए कि काफ़ी फेमस चाय है यहाँ पे, भारत के अंदर भी और इंग्लैंड के अंदर भी। तो इस तरह से ये था हमारा कृषि का वाणिज्यकरण। ठीक है, तो आप देख ले होंगे, अवधारणा समझ गए, कारण समझ गए, प्रभाव समझ गए। ठीक है, तो अब औद्योगिक आर्थिक नीतियों में धन निष्कासन जो है वो हम कल देखेंगे, और कुछ और बिंदु शेष रहे हैं तो कल पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।